Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all are very fine and ready to learn the last topic of growth and development in plants. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आखिरी टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्रोथ कोरिलेशंस, यानी कि प्लांट बॉडी के वेरियस पार्ट्स आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, रिलेशन कायम करते हैं टू गेन सम सॉर्ट ऑफ शेप, राइट। इसको स्टडी करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपसे बातें करेंगे प्लांट बॉडी की शक्ल के बारे में। यू नो वेरी वेल कि हमारे पास डिफरेंट किस्म की शक्लों के प्लांट्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक घास हो सकती है, एक हर्बेशियस प्लांट हो सकता है, एक श्रब हो सकती है, फिर एक ट्री हो सकता है, राइट। अगर मैं इन सब की आप लोगों को शक्लें ड्रॉ करने को कहूँ या जस्ट इसकी आउटलाइन ड्रॉ करने को कहूँ तो डेफिनेटली आप लोगों के माइंड में डिफरेंट पिक्चर्स डेवलप होंगी। इन डिफरेंट पिक्चर्स को बनाने वाली चीज़ क्या है? डेफिनेटली सर्टन केमिकल्स। और वो सर्टन केमिकल्स प्लांट बॉडी में क्या करते हैं? आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा? प्लांट का कोई पार्ट ज़्यादा ग्रो करेगा और कोई पार्ट कम ग्रो करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट का एक पार्ट जब ग्रो कर रहा हो तो वो दूसरे पार्ट को हरगिज ग्रो ना करने दे। इस किस्म के रेसिप्रोकल या उलट किस्म के रिलेशन को हम ग्रोथ को रिलेशन बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी और टाइप के प्लांट में, फॉर एग्जांपल अगर मैं झाड़ियों की बात करूं, बुशेस की बात करूं, कि जो ऑल डायरेक्शंस में इक्वली ग्रो कर रहे होते हैं, उनके अंदर ये रिलेशन ना भी हो। बहरहाल हम कहना ये चाह रहे हैं कि there are certain chemical interactions taking place inside the body of the plants that dictates or govern what the shape of the plant. इस चीज को हम किस में स्टडी करेंगे? ग्रोथ कोरिलेशंस में, यानी कि प्लांट के वेरियस पार्ट्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ इंटरेक्शंस मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, जिनमें से पहली किस्म की इंटरेक्शन को हम पढ़ रहे हैं, that is called as the apical dominance. आइए देखते हैं apical dominance क्या होती है। Look at this. I want to write it for you. Apical dominance. इस वाले केस में हमारे स्टूडेंट्स क्या होगा? नाम इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये मेरे पास एक प्लांट है, if it is a plant, और इस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी के ऊपर अगर मैं देखूं तो यहां पे आपको नजर आ रही हैं दो बर्ड्स, वन इज लाइंग ओवर हियर एंड वन इज लाइंग ओवर हियर। व्हाई आई हैव मेंशन्ड द नेम ऑफ बर्ड्स? कैन एनी स्टूडेंट कोट फॉर इट? यस, परफेक्ट। कि ये वो जगह है जहां पे मेरिस्टेम्स लोकेट करते हैं, और आपको पता है मेरिस्टेम एक वो वाला टिश्यू है दैट कैन डिवाइड एक्टिवली टू मेक न्यू थिंग्स, मे बी द न्यू शूट, मे बी द न्यू रूट, मे बी द न्यू लीफ, मे बी द न्यू फ्लावर। बहरहाल इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं दैट इज पर्टेनिंग टू द शूट्स ओनली। ये जो मेन एक्सिस है हम इसे क्या बोलेंगे? स्टेम। और ये जो लेटरल बर्ड्स हैं, आपको पता है लेटरल क्या होता है? साइड वाली। तो ये जो साइड्स वाली बर्ड्स हैं दे कैन गिव राइज टू न्यू शूट्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये वाली बर्ड ग्रो करना शुरू करे तो यहां से एक शूट बनेगी, राइट। और अगर ये वाली बर्ड ग्रो करना शुरू करे तो ये वाली शूट बनेगी। तो जाहिर है इन दो शूट्स के बनने के बाद अब इस प्लांट की शक्ल पहले जैसी नहीं रहेगी। पहले ये एक सीधा सा प्लांट था दैट वाज जस्ट मूविंग इन राइट डायरेक्शन, सीधा ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा था। लेकिन इसकी ग्रोथ के बाद जाहिर है मुमकिन है अगर ये एक ट्री हो तो ऊपर एक कैनोपी बन जाए, राइट। तो अगर ये ग्रो ना करे तो फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? कि ये स्टेम बिल्कुल सीधा 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 ग्रो करता चला जाएगा और इट विल ऑलवेज शो व्हाट? द वर्टिकल ग्रोथ।
कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो इस शक्ल को मेंटेन करने में कामयाब होते हैं और कौन से ऐसे प्लांट्स हैं कि जो लेटरल ग्रोथ भी शो करते हैं और उनकी शक्ल पहले वाले प्लांट की निस्बत क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आंसर इज, लुक एट दिस, कि वो वाले प्लांट्स जो अपनी एपिकल बड, मैं बात कर रहा हूं उस पॉइंट की दैट इज लाइंग समवेयर हियर, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज द एपिकल बड। आई एम टॉकिंग अबाउट द एपिकल मेरिस्टेम एंड दिस वन इज कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टेम। तो जिनके अंदर एपिकल मेरिस्टेम कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहता है उनकी शक्ल किसी दरख्त जैसी होती है, राइट। तो आंसर इज कि वो वाले प्लांट्स दैट allow only apical meristem to grow, apical meristem to grow give rise to trees। आमतौर पे उन्हीं पे ट्रीज पैदा होते हैं या स्ट्रेट स्टेम वाले श्रब्स पैदा होते हैं। एटसेट्रा। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस वाले केस में इस पर्टिकुलर बर्ड को कट कर दिया गया। अगर हम अपनी बायोलॉजिकल टर्म यूज करें तो हम बोलेंगे कि हमने उसके एपिकल बर्ड को एम्प्यूटेट कर दिया, काट दिया। जब मैंने ये काट दिया माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा कि इसके कट करने के बाद इस एपिकल बर्ड के नीचे वाला मेरिस्टेम, अगर मैं आप लोगों के लिए सहूलत के लिए बोलूँगा, 3 मेरिस्टेम थे, मेरिस्टेम नंबर 1, मेरिस्टेम नंबर 2, मेरिस्टेम नंबर 3। तो जब मैंने मेरिस्टेम नंबर 1 को रिमूव किया तो फिर मेरिस्टेम नंबर 2 ग्रो करना शुरू हो गया, राइट। ये ग्रो करना शुरू हो गया। तो जाहिर है अब इसकी शक्ल आई की बजाय किसी इन्वर्टेड वाई की तरह से हो गई, प्लांट की शक्ल। अब हमने ये देखा कि अगर एपिकल मेरिस्टेम कट जाए तो उसके इमीडिएट नीचे वाला मेरिस्टेम क्या करता है, इट बिगिंस टू इनिशिएट इट्स ग्रोथ। आपकी बुक में वहां पे वर्ड लिखा हुआ है इनहिबिट, दैट इज रॉन्ग। तो इस एपिकल बर्ड के रिमूव होने के बाद इमीडिएटली उसके नीचे वाली बर्ड बिगिन टू इनिशिएट इट्स ग्रो, इनहिबिट नहीं, इनिशिएट, वो बढ़ना शुरू कर देती है और जाहिर है प्लांट की ग्रोथ तो होनी है, ठीक है। फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको भी कट कर दूं यहां से, तो फिर जाहिर है ये वाली बर्ड ग्रो करना शुरू कर देगी। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट हमेशा अपनी सबसे टॉप मोस्ट बर्ड को अलाउ करता है कि वो ग्रो करे और बाकी नीचे वाली बर्ड्स को रोके रखता है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। नाउ वी वांट टू नो द मैकेनिज्म, आखिर प्लांट्स ऐसा करने में कैसे कामयाब होते हैं। तो आइए लिखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल। मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स। एवरी बर्ड, चाहे वो मेरे पास बर्ड नंबर 1 थी, चाहे वो मेरे पास बर्ड नंबर 2 थी, चाहे वो मेरे पास बर्ड नंबर 3 थी, एवरी बर्ड इज कैपेबल ऑफ मेकिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन, जिसका हमने कल आपसे जिक्र किया था। और उस पर्टिकुलर हार्मोन का नाम मेरे पास क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन, राइट। मैंने आपसे बोला है कि बर्ड नंबर 1 भी ऑक्सिन बना सकती है, बर्ड नंबर 2 भी और बर्ड नंबर 3 भी, लेकिन हमेशा लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन फेवर्स द ग्रोथ। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन ज्यादा हो जाएगी, नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी, यानी कि उस कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होगी दैट इज जस्ट सफिशिएंट फॉर द ग्रोथ, तो फिर ऑक्सिन की सेल्फ पॉइजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेल्फ पॉइजनिंग का मतलब ये है कि इस घर को आग लगी घर के चिराग से, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, लीस्ट रहेगी। मिसाल के तौर पे इसको चाहिए थी 20, ये कितनी बना रहा था 50, तो कितनी एक्स्ट्रा हो गई 30, राइट। 30 एक्स्ट्रा हो गई ना। ये क्या करेगा, ये 30 को ट्रिकल डाउन नीचे की तरफ मूव करवाएगा और इस 30 को बर्ड नंबर 2 में भेज देगा। बर्ड नंबर 2 ऑलरेडी 50 बना रहा है, 30 उसको और मिल गए, तो ये कितनी हो गई 80।
अब ये मैक्सिमम कोशिश करेगा कि मैं अपनी कॉन्सेंट्रेशन को लीस्ट रखूं। अगर ये उनमें से 30 पूरा भी निकालने में कामयाब हो जाए तब भी इसमें अभी 50 पड़ा हुआ है, राइट। और इसके पास ऑलरेडी 50 था, 30 इसके पास और आ गया, अभी हो गया 80। अगर मैं इन तीनों के रिलेटिव कंपोजिशन बनाऊं तो इसमें होगी मेरे पास 20, इसमें होगी 50 और इसमें होगी कितनी 80। तो लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की कहाँ है? जाहिर है टॉप मोस्ट के पास। तो जब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम यहाँ होगी तो फिर यही ग्रो करेगी। इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की यहाँ है, ये भी ग्रो नहीं करेगी। इससे ज्यादा यहाँ, ये भी ग्रो नहीं करेगी। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिटरमाइंस व्हाट, कि इनमें से कौन सी बर्ड ग्रो करेगी या कौन सी बर्ड को ग्रो करना चाहिए। जब मैं इसको कट कर देता हूं तो फिर मुकाबला होता है इन दोनों का आपस में। जाहिर है इसमें कितनी थी 50, इसमें कितनी थी 80। अब कौन किस में कम है? जाहिर है इसमें। तो फिर क्या होगा? अब ये ग्रो करना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से ये इनकी ग्रोथ आपस में क्या करती है? कोरिलेट करती है। अब एक और टर्म आपको सिखानी जो आपकी बुक में लिखी गई है और उसका नाम मेरे पास क्या है? कॉम्पनसेटरी इफेक्ट। क्या नाम है स्टूडेंट उसका? कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट। What is meant by this phenomena? Again, it is very simple. मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर मैं एपिकल बर्ड को काट दूं तो उसका रोल कौन कंपनसेट करेगी? अगली बर्ड। अगर मैं इसको भी काट दूं तो इसके रोल कौन ओवरकम करेगा? ये। तो हम इसके इफेक्ट को या इसके रोल को कॉम्पनसेट करवा रहे हैं बाय द इमीडिएटली लोअर बर्ड। अगर मैं उसको भी कट कर दूंगा तो उसका रोल कौन लेगा? जाहिर है ये वाले बर्ड। तो एपिकल डोमिनेंस प्रिवेल करती है उन तमाम के तमाम प्लांट्स में कि जो वर्टिकली ग्रो कर रहे होते हैं, जिनके अंदर लेटरल ग्रोथ बहुत कम होती, राइट। अगर आपको ग्रोथ नजर भी आती है तो सिर्फ और सिर्फ कैनोपी पे नजर आती है, मेन स्टेम के ऊपर आपको ये वाली ग्रोथ हरगिज़ नजर नहीं आ रही। तो उनमें नजर क्या आता है? एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस कैसे रोल प्ले करेगी? बाय कंट्रोलिंग द लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इटसेल्फ। और अगर मैं उसको कट कर दूंगा तो स्टार्ट होगा कौन सा? कॉम्पनसेटरी इफेक्ट। यानी कि अगर एपिकल बर्ड खत्म हो गई तो फिर इमीडिएटली नीचे वाली बर्ड ग्रो करना शुरू कर देगी। सवाल यह कि ये सारी बातें हमें कैसे पता चली? डेफिनेटली बाय मींस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या किया कि हमने एक वर्टिकली ग्रोइंग प्लांट के ऊपर वाले बर्ड को, एपिकल बर्ड को हमने कट कर दिया। ये था हमारा सबसे पहला एक्सपेरिमेंट। तो जब मैंने इसको कट किया तो क्या हुआ? नीचे वाली बर्ड ने ग्रो करना शुरू कर दिया। गॉट द पॉइंट? हमने एक एक्सपेरिमेंट और किया। हमने एक लिया एगर। पढ़ रखा है आप लोगों ने, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि एगर क्या चीज होती है? बेसिकली अ पॉलीसैकेराइड दैट कैन एब्जॉर्ब द थिंग्स। हमने इस एपिकल बर्ड को काटा और काटने के बाद उसे एगर पे रख दिया। एगर पे रखने के बाद हमने उसको दोबारा कटी हुई टिप के ऊपर रख दिया। तो जाहिर है क्या हुआ होगा? कॉमन सेंस कि उस पर्टिकुलर टिप में से ऑक्सीजन मूव कर गया इनटू दैट वेरी ब्लॉक ऑफ एगर। और जब मैंने उस ब्लॉक को दोबारा इसके ऊपर रखा तो दोबारा से स्टेम ने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो इससे मैं ये पता चला कि डेफिनेटली देयर इज सम इंड्यूसिंग सब्सटेंस दैट हैज द एबिलिटी टू इंड्यूस व्हाट? सेल डिवीजन। अगर ये चीज यहां पर नहीं होगी सेल डिवीजन नहीं होगी। अगर वो फैक्टर मीन ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ग्रोथ होगी। तो हमने यहां पे रखा तो पता चल गया ग्रोथ रिज्यूम हो रही। जब मैंने इसको कट कर दिया, इस बर्ड ने ग्रो करना शुरू कर दिया। हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि कॉम्पनसेटरी इफेक्ट होता है, राइट। 1934 में थाइमन एंड स्कूप ने एक और प्रूफ दिया हमें। पहले नाम लिखते हैं फिर आगे बात करेंगे। 1934 में देयर वर टू साइंटिस्ट, वन ऑफ देम वाज थाइमन एंड अदर वन वाज स्कूप। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके हमें जो बात बताई दैट वाज अगेन द कॉम्पनसेटरी इफेक्ट। यानी कि अगर मैं क्या करूंगा? अगर मैं एपिकल बर्ड को कट कर दूंगा तो उसके रिजल्ट में लेटरल बर्ड्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर देंगी। जाहिर है हमने आपको इस लेवल पे सिर्फ बहुत ट्रेलर सा दिखाना है कि ये काम कैसे हो रहा होता है। जाहिर है एक्सपेरिमेंट्स तो एक बहुत वास्ट फील्ड है और उस पर्टिकुलर वास्ट फील्ड में बहुत से एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं। फिर और साइंटिस्ट आए, नाम के बिल्कुल जरूरत नहीं है इस लेवल पर। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑक्सीजन के अलावा हार्मोन्स को फाइंड किया।
फॉर एग्जाम्पल एक और हार्मोन था, उसका नाम था माय डियर स्टूडेंट्स साइटोकाइनिन। पढ़ा हुआ आप लोगों ने, साइटोकाइंस की बात हो रही है। तो जो साइटोकाइंस है मेरे पास, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये देखा कि अगर किसी जगह पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो जाहिर क्या होगा, वो बर्ड ग्रो नहीं करेगी। बर्ड कौन सी ग्रो करेगी, जिसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो क्या कोई ऐसा भी है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो तो फिर भी हम ग्रोथ करवा लें? तो इसका आंसर बहुत सिंपल था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया साइटोकाइनिन्स के साथ। उन्होंने साइटोकाइनिन को उस पर्टिकुलर बर्ड पे लगाया जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा थी, यानी कि इसके अंदर उसने साइटोकाइनेज लगा दिया, हालांकि उसमें ऑक्सीजन भी क्या था, ज्यादा था। राइट। तो जो ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनेज बढ़ी, ऑक्सीजन की क्या हो गई, सप्रेशन, और साइटोकाइनेज की क्या हो गई, डोमिनेंस, तब भी ये बर्ड ग्रो करना शुरू कर गई। इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसा प्लांट जो सम सॉर्ट ऑफ बुशी अपीयरेंस दे रहा है, बुशी अपीयरेंस का मतलब ये है, लुक एट दिस वेरी इमेज, आपको नजर आ रहा है कि इसकी ब्रांचेस तमाम साइड पे ग्रो कर रही हैं। अब यहां पे एपिकल डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा। जब एपिकल डोमिनेंस नहीं हुई तो क्या उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं बन रहा? तो आंसर इज यस, ऑक्सीजन इज देयर। ऑक्सीजन उसी तरीके से काम कर रहा है सेंट्रल एक्सिस के अंदर जैसे कि ट्रीज में कर रहा होता है, लेकिन इन्होंने अपनी इस शेप को मेंटेन करने के लिए क्या किया, उन्होंने ऑक्सीजन का एक काउंटर हार्मोन डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड एज द साइटोकाइनेज। तो इस पर्टिकुलर साइटोकाइनेज की प्रेजेंस में ऑक्सीजन अपने आप को, अपने रोल को छोड़ देती है और फिर जो लिटिल बर्ड्स है वो भी ग्रो करना शुरू कर देती है। राइट। सो दिस वेरी सिंपल टॉपिक इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स द ग्रोथ कोरिलेशन, कि किसी भी प्लांट की जो शक्ल है वो डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स के आपस में इंटरेक्शन से बनती है। So that's it with this particular topic that is called as a growth correlation. And now we want to discuss the last thing. Last thing is commercial application of this topic. आखिर हम लोग ग्रोथ कोरिलेशंस को क्यों स्टडी करना चाहते हैं? हम इसका पढ़ रहे हैं इस वक्त क्या, कमर्शियल एप्लीकेशन। और कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को मैंने एक बात बतानी है बुक की और एक बतानी है बुक से बाहर। चलिए ऐसे करते हैं, पहले हम बुक की बात करते हैं। पोटैटो जो हमारा प्लांट है, आपको याद है, आपने ग्रेड 10 में पढ़ रखा है कि इसके ऊपर सर्टन आईज होती हैं। वो बेसिकली जो आईज हैं दे आर कॉल्ड एज अ लिटिल बर्ड्स। यू नो वेरी वेल कि जो हमारा पोटैटो है इट इज नॉट अ रूट, इट इज अ स्टेम। राइट। हम स्टेम को क्यों स्टेम बोलते हैं? बिकॉज कि इसके ऊपर से लिटिल ब्रांचेस ग्रो करती हैं, इसके ऊपर रूट्स ग्रो नहीं कर रही। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर पोटैटो पे ग्रो कर सकती हैं ये वाली ब्रांचेस, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटोज। आपने देखा होगा बाज़ वक़्त आपने घरों में आलू रखा हो तो वो भी ग्रो करना शुरू कर देता है। ये वाली चीज़ पोटैटो के रेफरेंस में बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं एक ज़ख़ीरा अंदोज़ किस्म का क्या हूँ, किसान हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी एक्स्ट्रा फसल पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए मैं इस फसल को चाहूँगा कि ये 2-3 साल के लिए स्टोर हो जाए। ये तो है उसका एक नेगेटिव व्यू, लेकिन इसका एक पॉजिटिव व्यू भी है कि अगर मेरे पास पोटैटो की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई है तो बजाय इसके कि मैं इसको ज़ाया कर दूँ, मैं आइंदा आने वाले लोगों के लिए 2-3 साल के लिए सेव कर लूँ। तो आप इसी चीज़ को दो मुख्तलिफ रुख से देख सकते हैं। ट्राई टू हैव द सेकेंड व्यू। बात ये हो रही है कि अब ये वाला फार्मर ये चाह रहा है कि मैं अपनी आलू की फसल को 2-3 साल के लिए क्या करूं, सेफ रखूं। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी ना किसी तरीके से इन लिटिल बर्ड्स के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यही काम करते हैं कि हम ये वाला हार्मोन लेते हैं ऑक्सीजन, और उसके अंदर इस पोटैटो को डिप रखते हैं, और उसके बाद इस पर्टिकुलर पोटैटो को उठा के कोल्ड स्टोर में सेव कर देते हैं। अब ये वाला आलू अगर 1 साल इस्तेमाल होगा नो प्रॉब्लम, 2 साल इस्तेमाल होगा तो भी नो प्रॉब्लम, 3 साल इस्तेमाल नहीं होगा तो भी नो प्रॉब्लम, बिकॉज कि इसकी लिटिल बर्ड के अंदर हमने ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को इतना बढ़ा दिया है कि अब यह स्प्राउट होगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम अल्लाह ताला की क्रिएशन को सेव भी कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर फार्मर या कोल्ड स्टोरेज के जो वैल्यू है या अमाउंट है उसे हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। तो ये उसी कमर्शियल एप्लीकेशन। फिर इसके अलावा एक दूसरी एप्लीकेशन भी है, एंड दैट वाली एप्लीकेशन इज रिगार्डिंग द ट्रीज। यानी कि अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास एक ऐसी लकड़ी पैदा हो, ठीक है, जिसके अंदर, जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं गिरें कम हो,
सॉरी उर्दू में बोलते हैं कि गिरें कम हो, यानी कि उसकी लेटरल ब्रांचेस कम से कम ग्रो कर रही हों, तो उस पर्पज़ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेटरल बर्ड्स को ग्रो नहीं करने देना। तो उस टाइप पे हम ये कर सकते हैं कि हम इन लिटिल बर्ड्स को ऑक्सीजन से ट्रीट करें, तो जाहिर है लिटिल बर्ड्स कभी ग्रो नहीं होंगी और प्लांट हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो होगा, तो हमारे पास जो लकड़ी पैदा होगी वो गिरों के बगैर होगी। यू गॉट द पॉइंट। फिर इसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स और हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम इसी पर्टिकुलर चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं इन हैविंग मोर बेटर क्वालिटी ऑफ वुड, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन होगी उतने ही ज़्यादा लंबे जो सेल्स हैं वो क्रिएट होंगे, उससे उतने सेल डिवीजन का रेट है वो ज़्यादा होगा। तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा स्पीड के साथ प्लांट से वुड बनवा सकते हैं, ये उसकी कमर्शियल एप्लीकेशन है, राइट। तो इन 3 एप्लीकेशंस के साथ ही मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त, इस दुआ के साथ कि आप इस पर्टिकुलर लेक्चर से कोई डेफिनेटली फ़ायदा हासिल करने में कामयाब हों। हमेशा बोलता हूँ कि इससे फ़ायदा लेने का एक ही टिप है कि जब लेक्चर स्टार्ट हो तो आप अपनी कॉपी पेन को अपने साथ रखें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाएं। इसी पॉइंट पे हम इस दुआ के साथ कि आप अपना और अपने ग्रेट पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, और जब कभी नमाज़ पढ़े तो हमें भी दुआ में याद रखें। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।